हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम लेके आए हैं बैंकिंग और फाइनेंस का वीकली करंट अफेयर। जी हाँ, जो भी न्यूज़ 21 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में आई है वो सारी न्यूज़ हमारी ये वीडियो में कवर की गई है। और वीडियो के एंड में आपका बेटर रिवीजन हो इसलिए हमने क्वेश्चन बैंक ऐड किए हैं, जिससे आप वीडियो का कंटेंट देख लो और उसके बाद तुरंत ही आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी और आपको सारी न्यूज़ याद रहेगी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम न्यूज़ को कैसे समझेंगे, हम उसको ब्रेक डाउन करके समझेंगे कि उसके अंदर क्या क्या कीवर्ड्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि हम वही पढ़े और हमारा एग्जाम उसमें हेल्प करे और हम अच्छा से अच्छे स्कोर कर पाए। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर पहली न्यूज़ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाया है। राइट, ये किस पे लगाया है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे लगाया। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को समझना, क्योंकि आरबीआई का मतलब हमें पता है और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का मतलब भी हमें पता है। तो अगर हम न्यूज को और अच्छे से समझते हैं तो न्यूज में क्या है कि 26 जुलाई को आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाया था। किसके अगेंस्ट लगाया था? कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वीक है, यानी कि जो कमजोर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उसके खिलाफ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाया। अब होता क्या है कि हर बैंक की एक बैलेंस शीट होती है, जिसके अंदर एक साइड एसेट होता है और एक साइड लायबिलिटी होती है। एसेट वो होता है जो उनको पैसा देता है, लायबिलिटी वो होती है जिसको उन्हें पैसा देना पड़ता है। अब बैंक का अगर एसेट लायबिलिटी समझते हैं तो जो डिपॉजिटर वहां पे अपना पैसा जमा करता है वो क्या है? वो बैंक की एक लायबिलिटी है। और बैंक क्या करती है? वो डिपॉजिटर के पैसे को यूज करती है कोई और को लोन देने के लिए, तो वो बैंक का एसेट है। बट कई बार कैसा होता है बैंक के पास कि बैंक ने जिन लोगों को लोन दिया है, यानी कि जो उसका एसेट है, वहां से पैसा टाइम पे नहीं आता या वो आना ही बंद हो जाता है, तो वहां पे फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है और उससे उसकी बैलेंस शीट वीक हो जाती है। और वो जैसे ही वीक होती है तो आरबीआई वहां पे अपना प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा देता है। राइट, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है, इसको हम थोड़ा और बेटर तरीके से समझते हैं। कि ये आरबीआई इंप्लीमेंट करता है। कब करता है? जब वो देखता है कि कोई भी बैंक में फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया है। जो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया मतलब कि उसके एसेट कम हो गए हैं और उसकी लायबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे आरबीआई एक अर्ली वार्निंग देता है और इंटरवीन करता है, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसको प्रिवेंट करना बैंक को कि उसकी हेल्थ और ज्यादा खराब ना हो। ये कब मुद्दा ज्यादा उठा था? जब पंजाब नेशनल बैंक और बाकी सारी बैंक में हमने देखा था कि पिछले 3 से 4 साल में कई सारी बैंक के पैसे डूब चुके थे। अब जब बैंकों के पैसे डूबते हैं तो वो बैंक में खुद का पैसा नहीं रखता है, वो डिपॉजिटर का पैसा रखता है। और इससे क्या हो रहा है कि वो डिपॉजिटर के पैसे को रिकवर करने के लिए चैलेंज होता है, तो ऐसी वापस सिचुएशन ना आए इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि जैसे ही वहां पे फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा, यानी कि एसेट कम हो गए और लायबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आरबीआई वहां पे इंटरवीन करेगा और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाएगा। इसके अगर हम थोड़े से की फीचर समझते हैं कि इसके की फीचर क्या है, वो ये है कि ये वीक बैंक को आइडेंटिफाई करता है और उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। क्या टाइप के रिस्ट्रिक्शन लगाता है? कि वो हर कैसे लोन वगैरह नहीं दे सकते, ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है। फिर जो भी एक्शंस होते हैं उसके सीवियरिटी को मेजर करता है एंड प्रिवेंटिव मेजर्स लेता है, यानी कि वो क्योर नहीं कर पाता है तो वो प्रिवेंशन पे ज्यादा फोकस करता है कि ऐसा वापस हो ही ना। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी डिपॉजिटर है, यानी कि मैं एज ए डिपॉजिटर मेरे बैंक में जब पैसा भर रहा हूं तो मेरे को मेरा पैसा वापस मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने जिस बैंक में पैसा भरा और वो बैंक ही डूब गई। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि डिपॉजिटर का इंटरेस्ट मेंटेन रहे और लोगों का बैंक पे विश्वास बना रहे। ओके, तो ये थी पहली न्यूज। अब दूसरी न्यूज है जिसके अंदर दो चीजें बताई गई है। एक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इनिशिएटिव आया जिसके अंदर 50 टैलेंटेड फीमेल रेसलर्स को एम्पावर करने के लिए इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट लेके आया है। ठीक है, अब इसके अंदर न्यूज को समझने से पहले इसके कीवर्ड समझ लेते हैं। जिसके अंदर सबसे मेजर कीवर्ड क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर हो गया। अब ऐसा माना जाता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। अब इन्होंने ये पैसा कहां से कमाया? इंडिया में अपना प्रोडक्शन बेस बना के उन्होंने पैसा कमाया। तो सरकार का ये मानना है कि आपने जिस सोसाइटी से इतना पैसा कमाया है
उस सोसाइटी के लिए आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो आप वो सोसाइटी पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन कीजिए, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो क्या कर सकते हैं, वो कोई हॉस्पिटल हेल्थ बना सकते हैं, एजुकेशन में कोई स्कूल या कॉलेज बना सकते हैं, इसके अलावा इस तरीके का कोई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जिसके अंदर जैसे ये न्यूज़ में क्या बताया गया है कि 50 टैलेंटेड फीमेल रेसलर्स को प्रमोट किया जाएगा, यानी कि उनको एम्पावर किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट, उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज में ट्रेनिंग दी जाएगी, एक्सेट्रा। और ये सब किसके अंडर है, ये एक प्रोग्राम है, दैट प्रोग्राम नेम इज रेसल फॉर ग्लोरी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है किसका, ये प्रोग्राम है इंडसइंड बैंक का, जिसके अंदर ये बताया गया है कि ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइवेट सेक्टर की, कि वो जो भी 50 टैलेंटेड फीमेल रेसलर्स है उनको और अच्छी ट्रेनिंग दे, ताकि वो ओलंपिक में हमारे लिए गोल्ड लेके आएंगे, राइट। और ये किसके साथ इशू किया था, ये पार्टनरशिप की गई थी विद द इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। अगेन किसके साथ था ये, इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे कीवर्ड्स है। एक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है रेसल फॉर ग्लोरी, तीसरा है इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। और ये प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं कि जो भी फीमेल रेसलर्स है उनको एम्पावर किया जाएगा और नर्चर किया जाएगा, यानी कि उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। अब अगर ये प्रोग्राम के हम की फीचर समझते हैं कि इनिशिएटिव में क्या है कि 50 टैलेंटेड फीमेल रेसलर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके अंदर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होगी। कहां पे, विजयनगर में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां होगा ये, विजयनगर में होगा। दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा उनको टॉप टायर की ट्रेनिंग फैसिलिटी होगी, उनपे कोचिंग काफी एक्सपर्ट रहा जाएगा, उनके लिए साइंटिफिक रिसोर्सेज दिए जाएंगे, टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाएगा। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी अंडर प्रिविलेज फीमेल्स है, और ये चाहते हैं कि इंडिया में फीमेल्स ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंट हो हमारे स्पोर्ट्स में, स्पेसिफिकली इन ओलंपिक में जो अभी चल रहा है पेरिस में। ओके अब अगर बॉडी के बारे में समझते हैं हम IIS में, दैट इज इंडसइंड फॉर स्पोर्ट्स के बारे में, तो ये क्या है, ये एक नॉन बैंकिंग वर्टिकल एस्टैब्लिशमेंट है जो एस्टैब्लिश हुई थी 2016 में, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि डाइवर्सिटी रखना, डिफरेंशिएशन रखना एंड डोमिनेशन इन स्पोर्ट रखना। जिनका मेजर ऑब्जेक्टिव में ये रहेगा कि वो इंगेज करेंगे, एजुकेट करेंगे एंड एक्साइट करेंगे जो भी स्टेक होल्डर्स है थ्रू स्पोर्ट्स में, राइट। तो इसके अंदर 3 कीवर्ड हमने डिस्कस किए, एक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा देखा कि रेसलर प्रोग्राम में, एंड तीसरा है IIS, राइट। तो ये तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने अप्लाई किया है यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस, यानी कि इसको अप्रूवल मिल चुका है और ये अब यूनिवर्सल बैंक बनेगी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनिवर्सल बैंक में अंतर क्या है। ओके ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होती है, ये एक अनडिजर्व्ड या फिर अनसर्व सेगमेंट्स में होती है, यानी कि यहाँ पे लो इनकम इंडिविजुअल होते हैं, छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, छोटे मोटे किसान होते हैं, वो अपना यहाँ पे खाता खुलाते हैं। वेयर एज यूनिवर्सल बैंक में हम देखते हैं कि कई सारे कस्टमर्स होते हैं, जिसके अंदर इंडिविजुअल भी हो जाएगा, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्शंस भी हो जाएंगे और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस भी इसके कस्टमर रहते हैं। वेरेज इसका अगर फंक्शनिंग देखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो ये लेंडिंग करता है, ये डिपॉजिट करता है और अदर बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज वगैरह देता है, यानी कि FD बनवा दिया या RD बनवा दी एक्सेट्रा। वेरेज यूनिवर्सल बैंक में ये पूरा ही ट्रेडिशनल बैंकिंग यानी कि डिपॉजिट और लेंडिंग तो करेगा ही, इसके अलावा ये इन्वेस्टमेंट बैंक भी रहेगा, यहाँ पे इंश्योरेंस ब्रोकरेज भी रहेगी और कई सारी टाइप की अदर फाइनेंशियल सर्विसेज भी रहेगी, यानी कि फॉर एग्जांपल डीमैट की सर्विस भी रहेगी। आपको IPO में लगाना, आपको शेयर्स में लगाना, तो आप इसके थ्रू लगा पाओगे, ना कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू लगा पाओगे। ये मेजरली कौन से एरिया में होता है, रूरल और सेमी अर्बन एरिया में होता है। एंड इसका यूनिवर्सल बैंक का जो प्रेजेंस होता है वो नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल भी रहता है, यानी कि SBI इंडिया में भी है, SBI इंडिया के बाहर भी है। ओके और स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो रेगुलेशन होते हैं वो काफी स्पेसिफिक होते हैं, वेयर एज यूनिवर्सल बैंक में काफी ब्रॉड बैंकिंग रेगुलेशन होते हैं। जैसे अगर जरा सा भी फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है तो RBI वहां पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा देता है, राइट। ये अभी हमने देखा। इसके अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी कम होती है, वेयर एज यूनिवर्सल बैंक में कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको ये दोनों डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है कि सिडबी
बिल्ड कर रही है $1 बिलियन का एक ग्रीन फाइनेंसिंग, जिसमें उसको 200 मिलियन तक का फंड मिला गया है। ओके, ये न्यूज़ को हम और अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि सिडबी ने 200 मिलियन यानी कि $215.6 मिलियन का उसको फंडिंग मिली है। कहां से? ग्रीन क्लाइमेट फंड से उसको फंडिंग मिली गई है। किसके लिए मिली गई है? फॉर फाइनेंसिंग मिटिगेशन एंड एडप्टेशन प्रोजेक्ट्स। अगेन हम वापस एक बार देखते हैं कि सिडबी को $215 मिलियन की फंडिंग मिली है फ्रॉम ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये एक बॉडी है ग्रीन क्लाइमेट फंड। किसके लिए मिली गई है? फॉर फाइनेंसिंग एट मिटिगेशन एंड एडप्टेशन प्रोजेक्ट। मिटिगेशन और एडप्टेशन का प्रोजेक्ट मतलब ये होता है कि जब भी हम क्लाइमेट चेंज की अगर बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्यों ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम कार्बन का एमिशन करते हैं। कार्बन एमिशन में ऐसा होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेप्ट हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि आजू बाजू की गर्म हवा को वो खींचती है, यानी कि वो एब्जॉर्ब करती है। तो जितना ज्यादा मैं कार्बन का एमिशन करूंगा उतना ज्यादा वहां पे वो गर्म हवा को वो एब्जॉर्ब करता जाएगा, और जितने ज्यादा गर्म हवा को वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा ग्लोब वार्म होता जाएगा। अब जितना ज्यादा ग्लोब वार्म होगा उतना ज्यादा क्लाइमेट में चेंज आता रहेगा, राइट? सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे एडेप्टेशन, मिटिगेशन और रिजिलियंस का मतलब ये है कि हमें कार्बन के एमिशन को, यानी कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेज है उनके एमिशन को हमें कम करना है। जितना कम वो एमिशन होगा उतना कम क्लाइमेट चेंज होगा और उतना कम ग्लोबल वार्म होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मिटिगेशन एंड एडप्टेशन टाइप के प्रोजेक्ट्स लाया है और उसके लिए फाइनेंसिंग लेके आया है। तो ये सिडबी लेके आया है और इसको ये पैसा मिला है फ्रॉम ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये फैसिलिटी के थ्रू वो ऑलमोस्ट 10,000 कंसेशनल लोन देगा। कंसेशनल लोन यानी कि एक सब्सिडाइज लोन हम कह सकते हैं। किसको देगा? फॉर एमएसएमई सेक्टर्स को देगा। ये एमएसएमई सेक्टर्स क्या करेगी? लो एमिशन और क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजीज बनाएगी। इसका मतलब क्या होता है? लो एमिशन और क्लाइमेट रिजिलियंस टेक्नोलॉजी, जैसे हमने डिस्कस किया कि कार्बन एमिशन कम करी हुई टेक्नोलॉजी बनाना और क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजी बनाना। जब हमने बजट डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमने समझा था कि क्लाइमेट रिजिलियंट बनाना ये होता है कि जब भी हम एग्रीकल्चर सेक्टर में जाते हैं या कोई भी और सेक्टर में जाते हैं जहां पे क्लाइमेट का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि वहां पे वो एग्रीकल्चर सेक्टर क्लाइमेट से बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है। अब जब एग्रीकल्चर सेक्टर वल्नरेबल होगा तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं ला पाता। तो कई सारे रिसर्च में ये चलती है हमारी कि जो अनाज है, जो क्रॉप उगाया जाता है, जिसके लिए जो बीज होगा, वो बीज को इस तरीके से टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा कि वहां पे क्लाइमेट से रिजिलियंस आएगा। रिजिलियंस आना यानी कि आपने बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है, बहुत ज्यादा बारिश भी हो गई है, तो वो फसल खराब नहीं होगी क्योंकि वो बीज को क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजी से बनाया गया, यानी कि वो रिजिलियंट कर रहा है, राइट? यानी कि वो विरोध कर रहा है कि ये क्लाइमेट चेंज के मुझको फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरीके से रहता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजी जो ग्रीन फाइनेंसिंग के अंदर है। अब अगर हम समझते हैं कि ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड का मतलब ये है कि ये एक ग्लोबल फंड है जो इस्टेब्लिश किया गया है अंडर UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब UNFC क्या है, ये कौन से ईयर में आया है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आप फटाफट कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। वेरेज अगर हम ग्रीन क्लाइमेट फंड का अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव समझते हैं तो ये क्या होता है? ये डेवलपिंग कंट्री को पैसा देता है, राइट? अब सवाल ये बनता है कि डेवलपिंग कंट्री को पैसा क्यों दिया जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब डेवलप कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, यानी कि जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो इंडिया में अंग्रेजों का राज था। तो इंडिया जैसी और भी कई सारे देश थे जहां पे इंडस्ट्रीज नहीं बनी थी। तो जहां पे इंडस्ट्रीज बन गई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उन्होंने सबसे ज्यादा ग्रीन एमिशन किया था तब। उसका इंपैक्ट आ रहा है अब, यानी कि आज के टाइम में जो हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं उसका इंपैक्ट आने वाले सालों में आएगा। तो कहने का मतलब ये है डेवलपिंग कंट्रीज का कि ये डेवलप कंट्री का काम किया हुआ है जो भी अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो डेवलप कंट्री को पैसा देना चाहिए, किसे? डेवलपिंग कंट्री को। हेंस UNFCCC में ग्रीन क्लाइमेट फंड बना है जिसके अंदर डेवलप कंट्री पैसा डालती है और वहां से वो पैसा किसको दिया जाता है? डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जाता है ताकि वो क्लाइमेट रिजिलियंट टाइप की टेक्नोलॉजीज बना सके। ओके, तो ये मेजर पॉइंट है ऑफ ग्रीन क्लाइमेट फंड।
इसके अलावा अगर हम FMAP यानी कि फाइनेंसिंग मिटिगेशन एडेप्टेशन प्रोग्राम का अगर हम कंपोनेंट समझते हैं तो इसके अंदर क्या है कि जो MSME है 10,000 MSME उनको लो इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा ताकि वो क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को बना सके। इसके अलावा उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग किसकी होगी? MSME की। वो कैसे होगी? उनके अंदर नॉलेज इंक्रीज करेंगे, उनका स्किल ज्यादा इंक्रीज करेंगे ताकि वो इस टाइप के क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स और ज्यादा और एफिशिएंट वे में बना पाए। अपार्ट फ्रॉम दिस हम देखते हैं कि उनको एक्सपर्ट गाइडेंस भी दिया जाएगा MSMEs को। एंड जो FMAP है ये एक रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म भी लेके आएगा, यानी कि ये गारंटी देगा या फिर हम कह सकते हैं कि ये इंश्योरेंस देगा MSMEs के लिए कि जो भी लोन दिए जा रहे हैं MSMEs को लो इंटरेस्ट रेट पे, उसकी गारंटी कौन ले रहा है? ये प्रोग्राम में आ रहा है, दैट इज FMAP में आ रहा है। तो ये न्यूज के अंदर हम वापस देखते हैं क्या क्या कीवर्ड्स थे। इसके अंदर सिडबी था, राइट, ग्रीन फाइनेंसिंग था, ग्रीन क्लाइमेट फंड था, FMAP था, एंड जो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है दैट इज UNFCCC, राइट। तो ये सारे चीजें हम अगर पढ़ लेते ये न्यूज में तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसमें से कुछ भी पूछ लो हमें आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि RBI ने इशू किया है रिवाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। अब डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर यानी कि इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह पे जब मनी ट्रांसफर होता है तो उसको डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर कहते हैं। अब इसके अंदर एक चीज समझने की जरूरत है कि दो पर्सन हो जाता है, एक है A और दूसरा है B, कि A B को पैसा भेजता है तो वो डायरेक्ट नहीं भेज सकता, उसके बीच में क्या होता है कि एक मीडिएटर होता है, या तो वो बैंक होती है या फिर कोई वो पेमेंट गेटवे होता है जिसको पेमेंट एग्रीगेटर भी कहते हैं, राइट। पेमेंट गेटवे यानी कि आपने जब IRCTC की टिकट बुक करते हो तो वो IRCTC आपको एक पेमेंट गेटवे पे लेके जाता है। पेयू हो गया, मोबिक्विक हो गया, पेपाल हो गया या एक्सेट्रा हो गया, तो वो क्या है कि वो उसके थ्रू आप IRCTC को पैसा देते हो, तो वो क्या है, वो एक मीडिएटर है। तो या तो वो बैंक भी हो सकती है या कोई भी तरीके की थर्ड एंटिटी भी हो सकती है, यानी कि पेमेंट गेटवे भी हो सकता है, राइट। तो यहां पे क्या किया है कि जो भी डोमेस्टिक में मनी ट्रांसफर होता है A से B के बीच में, उसके फ्रेमवर्क में चेंजेस किए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अब क्या चेंजेस किए हैं वो हम समझ लेते हैं, राइट। कि इसके अंदर क्या है कि ये जो भी चेंजेस किए हैं ये कब से इफेक्टिव होंगे? 1 नवंबर 2024। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि 1 नवंबर 2024 से एक रिवाइज गाइडलाइन आ रही है कि जो भी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर हो रहा है उसका चेंजेस किए जा रहे हैं, राइट। अब इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी डोमेस्टिक ट्रांसफर हो रहा है उसके अंदर ट्रेसेबिलिटी इंक्रीज करनी है, सिक्योरिटी इंक्रीज करनी है, और जो कंज्यूमर है उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमें पता है कि डिजिटल पेमेंट में ठग बहुत हो रहा है, बहुत सारे लोग ठगी जा रहे हैं, राइट। बहुत सारे लोगों का पैसा पता नहीं चला जा रहा है, कोई OTP मांग ले रहा है तो वो OTP दे दे रहे हैं और कई सारे इश्यू हो रहे हैं। तो कहने का मतलब कैसा है कि ये सारा इश्यू ना हो और कंज्यूमर का प्रोटेक्शन रहे, इसलिए एक नए फ्रेमवर्क लाया गया, यानी कि जो गाइडलाइन थी उसमें कई सारे नए चेंजेस किए गए, यानी कि उसको रिवाइज गाइडलाइन किए गए, जिसके अंदर नो योर कस्टमर यानी कि KYC नॉर्म्स को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट कर देना, राइट, कि उसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो भी रेमिटिंग बैंक्स होती है, रेमिटिंग बैंक्स कौन सी हो गई? ये हो गई जो एक इंटरमीडिएरी होती है, उसको रेमिटिंग बैंक्स कहा जाता है। उनको अपने सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा कि उनके पास कितना पैसा उनके थ्रू आना या जाना हुआ है फॉर सिक्योरिटी पर्पस, राइट। अब इससे यूजर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? यूजर में मेजर इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि जो KYC नॉर्म्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, राइट, कि वो करना ही पड़ेगा और काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट वे में करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप जब देखते हो कि कई सारे एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं इनके द्वारा, जिससे एक कंज्यूमर और बिजनेस के लिए सेफ एनवायरनमेंट मेंटेन रहेगा, राइट। वेरेज ये जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस से देयर आर चांसेस कि वो वेरिफिकेशन स्टेप्स में थोड़ा सा इशू क्रिएट हो कंज्यूमर के लिए, क्योंकि उसको वेरिफिकेशन में कई सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, बट ये कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए ही है, राइट। कि जितना हार्ड आपके लिए KYC नॉर्म्स बनाए गए हैं वो क्यों? क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट उसके अंदर मेंटेन रहे, यानी कि कंज्यूमर के साथ कोई भी टाइप का ठग नहीं होना चाहिए, राइट। अब अगली न्यूज के बारे में हम समझते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, दैट इज ADB। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया कि नागपुर मेट्रो रेल
कॉरिडोर के लिए $200 मिलियन का एक ग्रांट दिया है, राइट, कि वो अपना मेट्रो नेटवर्क को और ज्यादा एक्सपांड कर सके। ओके, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर मेजर जो चीज समझनी वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। बट अगर हम ब्रीफली ये प्रोजेक्ट के बारे में भी समझते हैं तो ये नागपुर का एक नया और एक ग्रोइंग अर्बन एरिया है, तो उसके अंदर एक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए ये नया प्रोजेक्ट लाया गया है। अब ये क्यों इतना न्यूज और चर्चा में आया है? क्योंकि ये एफिशिएंट है, ये सेफ है, और सबसे बड़ी बात ये इको फ्रेंडली है, यानी कि इसके अंदर कार्बन एमिशन नहीं किया जा रहा है, ये पूरा ही इको फ्रेंडली बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर वुमेन के लिए, स्टूडेंट के लिए और जो पीपल विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए पूरा डिजाइन की भी किया गया है, राइट। अब अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में समझते हैं तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये 1966 में स्टैब्लिश हुआ था। और इसका एम क्या था कि जो एशिया है, जो एशिया रीजन है, उसको प्रॉस्परस बनाना, उसको इंक्लूसिव बनाना, उसको रिजिलियंट बनाना और उसको सस्टेनेबल बनाना। सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट अफेक्टिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का ऑब्जेक्टिव है कि जो एशिया एक जो पूरा रीजन है उसके अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, रिजिलियंस होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए और वो पूरा प्रॉस्परस होना चाहिए। तो इसके अंदर एट प्रेजेंट 68 मेंबर कंट्रीज है जो 49 रीजन से आती है, राइट। इसके प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट मसाटसुगु असकावा, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। नाउ अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है जनरेटिव एआई पावर्ड विजुअल रिलेशनशिप मैनेजर एंड क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। ओके, अब इसको अगर हम अच्छे से समझते हैं कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब पता है, तो यहां पे एक और चीज है दैट इज जनरेटिव एआई। ओके, अब दोनों में अंतर क्या है कि एआई क्या है जो हम सीरी से काम करा रहे हैं, जो एप्पल में होता है हेलो सीरी, या फिर गूगल एंड्रॉयड में होता है ओके गूगल, जिसमें हम बोलते हैं कि सीरी आप इसको कॉल करो, या सीरी आप इसको मैसेज करो, या सीरी आप गाना बजाओ, या कैमरा ऑन करो, एक्सेट्रा। वेरी जनरेटिव एआई में क्या होता है कि वो चीजें जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी जो क्या करता है, वो टेक्स्ट जनरेट करता है। और अभी हमने देखी कि कई सारे ऐसे एआई, जनरेटिव एआई आ गए हैं जो टेक्स्ट जनरेट करते हैं, वीडियो जनरेट करते हैं, म्यूजिक जनरेट करते हैं, इमेजेस जनरेट करते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज जनरेटिव एआई। तो ये डिफरेंस है कि एआई को जनरेट नहीं करता है, जनरेटिव एआई जनरेट करता है। तो यहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया, उसने एक जनरेटिव एआई बनाया जिसका नाम है वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर। अब ये रिलेशनशिप मैनेजर क्या है? ये एक जनरेटिव एआई है। जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि कोई वेबसाइट पे जाते हैं तो एक एआई का चैट बॉक्स खुलता है। जैसे आईआरसीटीसी पे आप देखोगे, जब भी आप आईआरसीटीसी खोलते हो तो आता है आस्क दिशा। अब वो दिशा क्या है? दिशा एआई है, राइट, कि जिससे आप बात कर सकते हो, जिससे आप पूछ सकते हो कि भाई मेरे को ये टिकट बुक करनी है या ये बुक करनी है, तो वो आपको बात बता सकते हैं, लेकिन वो कोई चीज भी जनरेट नहीं कर सकती। वेरेज यहाँ पे क्या है, ये एक जनरेटिव रहेगा कि यहाँ पे क्या होगा कि पूरा वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर है जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है ऑन इट्स फाउंडेशन डे। अब बैंक ऑफ बड़ौदा का 117th फाउंडेशन डे गया है। ये कौन सी डेट को गया है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का फाउंडेशन डे कौन सी डेट को आता है। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट है, ये एक इनोवेटिव है जिसके अंदर जो भी पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सर्विस है वो कंज्यूमर सर्विस के लिए हेल्प करेगा। यानी कि आप मान लीजिए कि आप कोई भी सरकारी बैंक में जाते हो और वहां पे आपको एक वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर मिल रहा है, राइट। कि एक तो हमारे लिए चैलेंज क्या होता है कि सरकारी बैंक में जाना, कि उनका लंच आवर चलता है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो हम वो अवॉइड करते हैं। तो उसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या बोला कि आप घर बैठे एक वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर से बात कर सकते हो, जिससे आप अपनी सारी क्वेरी पूछ सकते हो। ये एक जनरेटिव एआई है, यानी कि ये आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देगा, राइट। ये सिर्फ आपको प्रॉब्लम का प्रॉब्लम नहीं बताएगा, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देगा। तो इसको अगर हम और अच्छे से समझते हैं कि वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर है क्या, तो ये क्या करता है कि कस्टमर को रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन क्या होती है कि एट प्रेजेंट क्या इशू चल रहा है, मेरे को उसका सॉल्यूशन दो, या उसकी मेरे को इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि जो भी बैंक का प्रोडक्ट और सर्विसेज है जो एट प्रेजेंट चल रही है वो सारी कंज्यूमर को विथ वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर से मिल जाएगी। तो ये आपको
रोज की बैंक की नीड्स के लिए भी हेल्प कर सकता है, यानी कि अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए आपको, चेकबुक की रिक्वेस्ट करनी है या आपको डेबिट कार्ड का रिक्वेस्ट करना है, तो ये सारी चीज आपको वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर कर सकता है। किस किस का बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है वो इसको काफी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये अकेली बैंक है जिसने इस तरीके का अभी तक लॉन्च किया है, राइट। तो ये कस्टमर बेस को डाइवर्स रखना चाहते हैं। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये आपके साथ इंटरेक्ट कर सकता है वीडियो से, ऑडियो से एंड चैट से भी कर सकता है। तो दिस इज व्हाट जनरेटिव एआई, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा है कि सरकारी बैंक में वो अपना अकाउंट रखना नहीं चाहते, प्राइवेट बैंक बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो लोगों को इशू क्रिएट होता है। तो इसलिए सरकार ने क्या कहा कि ये सरकारी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो उसके अंदर उन्होंने एक जनरेटिव एआई ले आया ताकि कस्टमर को और अच्छी सर्विस मिल सके, राइट। अब अगर हम एआई और जनरेटिव एआई का हम मतलब ऑलरेडी देख ही चुके हैं, अगर वापस देखते हैं तो एआई क्या है कि एआई है सीरी का काम करती है या ओके गूगल का काम करती है, जो आपको आप उसको बोल सकते हो कि इसको फोन लगाओ, ये गाना बजाओ, या इसको मैसेज करो, या ये टाइप का अलार्म लगाओ एक्सेट्रा। और जनरेटिव एआई में क्या होता है कि वो आपको टेक्स्ट जनरेट करके देता है, चैट जीपीटी जैसे, इमेज जनरेट करता है, म्यूजिक जनरेट करता है, या कोई भी और टाइप का डेटा आपको जनरेट करके देता है। सो दैट इज जनरेटिव एआई। कोई भी चीज को जनरेट करना होता है वो जनरेटिव एआई है, जिसके अंदर जनरेट नहीं होता वो सिर्फ और सिर्फ एआई है। नेक्स्ट आ जाता है कि आरबीआई ने एक पैनल फॉर्म किया है जो फी स्ट्रक्चर को रिव्यू कर रहा है फॉर वाइट लेबल एटीएम्स। यस, कई सारे टाइप के एटीएम आते हैं, राइट। तो इसके अंदर मेजर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वही समझना है, फिर भी अगर एक बार न्यूज समझ लेते हैं तो न्यूज में क्या है कि आरबीआई ने एक कमेटी स्टैब्लिश करी है। ये कमेटी क्या करेगी कि जो भी वाइट लेबल एटीएम होते हैं उसकी फीस को सस्टेनेबल फीस बनाया जाए, राइट। तो ये एक मेजर न्यूज है ताकि वो और ज्यादा सस्टेनेबल रहे और उसका ऑपरेशंस और अच्छे से हो सके। अब अगर हम डिफरेंट टाइप के एटीएम्स को समझते हैं कि एक वाइट लेबल हो जाता है, ब्राउन लेबल, ग्रीन लेबल, ऑरेंज लेबल, येलो लेबल एज वेल एज पिंक लेबल एटीएम होता है। अब व्हाइट लेबल एटीएम में क्या होता है कि इसको ओन एंड ऑपरेटेड, यानी कि जो इसको खरीद रहा है और जो इसको ऑपरेट कर रहा है वो एक नॉन बैंकिंग एंटिटी होती है। वेरेज इसके अंदर जो पैसा आता है वो स्पॉन्सर्ड बैंक से आता है, यानी कि अगर एसबीआई का व्हाइट लेबल एटीएम है तो उसको ओन एंड ऑपरेट कोई नॉन बैंकिंग एंटिटी करेगी। मान लीजिए रिलायंस कर रही है, रिलायंस ने क्या किया, एक व्हाइट लेबल एटीएम में उसको खरीद लिया है और वो पूरा ऑपरेट कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो पैसा है वो स्पॉन्सर्ड कौन कर रहा है, वो एसबीआई कर रही है। तो ऐसा व्हाइट लेबल एटीएम होता है। वेरेज ब्राउन लेबल एटीएम में क्या होता है कि उसको ओन किया जाता है बैंक के द्वारा, लेकिन जो उसका ऑपरेशन और जो मेंटेनेंस होता है वो कोई थर्ड एंटिटी होती है। यानी कि वापस एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ब्राउन लेबल एटीएम है जिसको ओन किया गया है एसबीआई के द्वारा, लेकिन जो उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस है वो रिलायंस कर रही है। ओके, फिर थर्ड आ गया ग्रीन लेबल एटीएम। ये किसके लिए होता है, फॉर एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन के लिए। फिर आ जाता है ऑरेंज लेबल एटीएम, ये होता है शेयर्स में ट्रांजेक्शन के लिए। फिर आता है येलो लेबल एटीएम, ये होता है ई कॉमर्स के लिए। फिर होता है पिंक लेबल एटीएम, ये होता है वुमेन बैंकिंग के लिए, राइट। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसको प्लीज अच्छे से समझ के जाना जब भी आप एग्जाम देने जाओ, क्योंकि ये आए दिन न्यूज में आते हैं एंड इसमें से क्वेश्चन बनना काफी ज्यादा श्योरिटी होती है। तो अब कमेंट सेक्शन में आप ये बताओ कि एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन यानी कि ग्रीन लेबल एटीएम टाइप के कौन सी बैंक्स के एटीएम्स होते हैं मेजरली। ओके, नेक्स्ट हो गया कि एक है पेमेंट गेटवे, यानी कि जो होता है ना पेपाल हो गया, पेयू हो गया, मोबीक्विक हो गया, तो वैसे ही होता है कैश फ्री पेमेंट। ये एक पेमेंट गेटवे है जिसको हम पेमेंट एग्रीगेटर भी बोलते हैं। अब इसको लाइसेंस मिला है कैश फ्री पेमेंट को, किस चीज का लाइसेंस मिला है, फॉर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस मिला है, राइट। क्रॉस बॉर्डर यानी कि इससे पहले हमने देखा था कि डोमेस्टिक ट्रांसफर हो रहा है, राइट। अब क्रॉस बॉर्डर करना यानी कि आपको इंडिया से कोई और कंट्री में पैसा ट्रांसफर करना है तो आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ता है फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। सो पेमेंट एग्रीगेटर का एक क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस कैश फ्री पेमेंट को मिल चुका है, राइट। तो कैश फ्री पेमेंट है क्या, ये एक पेमेंट गेटवे है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि एक पेमेंट एग्रीगेटर है जिसको क्रॉस बॉर्डर का एक लाइसेंस मिला है फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एक काफी बड़ा प्लेयर है इंडिया में, इज अ की प्लेयर जो पेमेंट गेटवे यानी कि ऑनलाइन
जो फिनटेक काम कह सकते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, इट्स अ पार्ट ऑफ फिनटेक इंडस्ट्री है। फिनटेक इंडस्ट्री क्या होती है कि जहाँ पे दो चीज मिलती है, एक आ जाता है फाइनेंस बैंक का, और फाइनेंस को किया जाता है टेक्नोलॉजी से। ओके, यानी कि आप जो ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था ना कि आईआरसीटीसी से मैं अगर टिकट बुक करता हूं तो जब मेरे को पैसा देना होता है तो एक गेटवे खुलता है, पेमेंट गेटवे। वो पेमेंट गेटवे क्या है, वो एक फिनटेक कंपनी है, राइट। तो वैसे ही हो जाता है कैश फ्री पेमेंट के द्वारा, राइट। अब ये लाइसेंस से क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं कि ये लाइसेंस से उसको हेल्प करेगा कि वो इंपोर्ट कर सके, वो एक्सपोर्ट कर सकता है गुड्स का। इसके अलावा वो जो ग्लोबल बिजनेस है और जो रेगुलेटेड एंटिटीज है उनके भी पेमेंट को वो कलेक्ट कर सकता है, वो सर्विस दे सकता है हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को, फ्रीलांसर्स को और इनफैक्ट बिजनेसेस को जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। और ये इंडिया की ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेगा फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। तो दिस इज गोइंग टू हेल्पफुल कि इंडिया में इंटरनेशनल ट्रेड और ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आ जाती है कि टाटा AIA, दिस इज अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कि ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है टाटा AIA, जिसको 6th रैंकिंग मिली है ग्लोबली इन MDRT रैंकिंग, राइट। तब इसके अंदर कीवर्ड क्या है, टाटा AI के बारे में तो इतना सवाल नहीं पूछेंगे, मेन सवाल किसके पूछेंगे, दैट MDRT रैंकिंग है क्या, राइट। तो इसको हम न्यूज को अगर और अच्छे से समझते हैं या इसका क्या फायदा होने वाला है वो समझते हैं कि जो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस है उसने क्या किया कि एक साल में कई सारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना क्यों उसको इतना प्रमोट किया जाता है कि कल को अगर मुझे डेंगू हो गया या मलेरिया हो गया या टाइफाइड हो गया, तो जब तक अगर मेरे पास मेडिक्लेम नहीं है तब तक मेरे को एक सेफ्टी नहीं मिलेगी, यानी मेरे पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है। मैं कभी भी बहुत सारा पैसा मेरी जेब से खाली हो सकता है, लेकिन अगर मेडिक्लेम है तो फिर मेरे को फायदा है। सिमिलरली अगर मेरा लाइफ इंश्योरेंस है तो मेरे बाद जो मेरे बच्चे हैं, इन केस अगर मेरी कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है तो मेरे लाइफ इंश्योरेंस से मेरे बच्चों को फायदा मिलना चाहिए, राइट। सो दिस इज वाई लाइफ इंश्योरेंस को इतना ज्यादा प्रमोट किया जाता है। तो हुआ क्या है कि टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस ने ऑलमोस्ट 25,000 से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस बेची है ग्लोबली, राइट। तो इसलिए उसको ग्लोबली उसका रैंक 6th आया गया है अंडर दिस रैंकिंग जो है ग्लोबल $1 मिलियन राउंड टेबल रैंकिंग फॉर 2024। अब ये अचीवमेंट से क्या होगा कि इसका कमिटमेंट बढ़ेगा एंड इनफैक्ट इससे जो इंडिया का है, इंडिया का इसके अंदर काफी अच्छा नाम होगा। इनफैक्ट टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का भी काफी अच्छा नाम रहेगा फ्रॉम इंडिया एज वेल एज फ्रॉम द ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब अगर MDRT का मतलब समझते हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली MDRT मींस, कि ये क्या है, ये एक ग्लोबल एसोसिएशन है जिसके अंदर टॉप परफॉर्मिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स रहते हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं वो सब इसका पार्ट है। और ये हर साल रैंकिंग देती है जो सबसे ज्यादा बेच रहे हैं, तो उसके अंदर टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस को 6th रैंकिंग मिली गई है, राइट। अगर इसको क्वालिफाई करवाना है इसके मेंबर बनने के लिए, तो जो भी इंश्योरेंस दे रहा है वो प्रोडक्शन और एथिकल स्टैंडर्ड्स को काफी अच्छे से फॉलो करता है, राइट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस यही है कि इंडिया के लिए और ये टाटा AI का रेपुटेशन काफी ज्यादा फायदा है इंडिया के लिए, और एज वेल एज ग्लोबल लेवल पे ये काफी अच्छा एक सिनेरियो स्टैंड करता है कि भाई इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस सोशल सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि वहाँ की कंपनी इतना अच्छा बेनिफिट कर रही है, इनफैक्ट काफी अच्छा प्रॉफिट भी कर रही है। ओके, तो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज वीकली करंट अफेयर। अब हम फटाफट देख लेते हैं रिवीजन, यानी कि जो क्वेश्चन बैंक हमने बनाया है उसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने अभी रिसेंटली अप्रूव किया है अ लोन इन जुलाई 2024 टू एक्सपांड नागपुर रेल नेटवर्क। ये अभी हमने देखा ये कितने का है, $200 मिलियन का है। इसके अलावा है कि विच पेमेंट कंपनी हैज रिसीव्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल टू ऑपरेट पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर इन जुलाई 2024। तो यहां पे हमने देखा कि ये है कैश फ्री पेमेंट, डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस है। देन आ जाता है कि डैश लॉन्च अ जनरेटिव AI पावर्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर। ये अभी हमने देखा कि कौन सी बैंक में है, यह है बैंक ऑफ
बड़ौदा में। फिर आ जाता है कि इनमें से कौन सी एंटिटी ने रिसेंटली अप्रूव्ड किया है $215.6 मिलियन लोन टू सिडबी टू सपोर्ट क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स इन इंडियन एमएसएमई। अब इसके अंदर हमने देखा है कि ये क्या है, ग्रीन क्लाइमेट फंड है, जिसने ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए पैसा अप्रूव किया था सिडबी को, जो फिर देगी एमएसएमई। ऑलमोस्ट 10,000 जो एमएसएमईज है उनको ये लोन दी जाएगी। राइट। इसके अलावा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है कि इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी को 6th पोजीशन मिला है इन ग्लोबल मिलियन डॉलर राउंड टेबल रैंकिंग फॉर 2024। इसका आंसर आप देख के जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज क्लास। इन द कमिंग क्लासेस विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।